चली खबरें शुरू करो उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर और देखते हैं दिन भर की सुर्खियां। मौत के साये में रह रहे 40 बच्चे लापरवाह, आदिम जाति कल्याण विभाग अब तक नहीं उठाए ठोस कदम। शहर दिखे सुंदर, नगर पालिका और जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ मुहिम। तरुण की गौशाला में भारी घोटाला, भूखी मर रही है गाय, गौशाला पर नहीं है ध्यान, गो रक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। अब गर्ल्स स्टेडियम और फूड जोन का विरोध क्यों, नगर पालिका अध्यक्ष का करारा जवाब। बंगला नंबर 60 की जमीन पर होगा आधुनिक निर्माण, आज नगर पालिका की बैठक में प्रस्ताव होंगे पारित। पिपली चौक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टीआई धर्मेश यादव के नेतृत्व में मारुति कार से पकड़ा 16 किलो डोरा चूरा। पानी की बोतल में अफीम की तस्करी, जीरन पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में पकड़ी अफीम। भगाना पुलिस ने 4 क्विंटल धनिया के साथ पकड़े 2 चोर, टीआई नीलेश अवस्थी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। दशहरा मैदान में राखी बाजार पड़ा खटाई में, व्यापारी जाने को तैयार नहीं, कहा कीचड़ से पटा है मैदान। कुल हादसे के बाद भी नीमच का आदिम जाति कल्याण विभाग जागा नहीं है। विभाग के अंतर्गत नीमच शहर में एक आधी सदी पुराना छात्रावास है, जहां बच्चे मौत के साए में रहने को मजबूर हैं। दीवारों पर ढहता प्लास्टर, पानी टपकती छत और कीचड़ से सने फर्श पर बच्चे रहते हैं। यही हालात है गरीब छात्रावास के, जिसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है। गाँवों से आने वाले गरीब विमुख जाति के बच्चे इन छात्रावासों में रहने को मजबूर हैं। मजबूरी ऐसी कि वे जुबान तक नहीं खोल सकते, शिकायत करें तो छात्रावास से बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसे में कुछ छात्रों ने फोटो वीडियो नीमच टुडे ऑफिस भेजे, जिनकी हमने पड़ताल की तो पता चला कि आधी सदी पुराना छात्रावास भवन को लोक निर्माण विभाग ने क्षतिग्रस्त घोषित कर चुका है। बावजूद इसके आदिम जाति कल्याण विभाग जागा नहीं और मौत के साये में बच्चों को अभी भी रखा जा रहा है। उन्हें दूसरी जगह रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस मामले में छात्रावास के अधीक्षक ओपी वर्मा कहते हैं कि हम बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, किराए का भवन तलाश रहे हैं, लेकिन कब शिफ्ट करेंगे इसका कोई जवाब नहीं है। हालत यह है कि सब कागजों में चल रहा है, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा। ये जो छात्रावास में आपकी छात्रावास की जो बिल्डिंग है काफी पुरानी दयनीय स्थिति में, बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सर, हमारी ओर से पत्र चला गया है, पीडब्ल्यूडी स्तर पे अभी रुका हुआ है। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने, विवेक सर ने अभी सर्वे कर लिया है, आज आए थे और मजबूती के लिए वहाँ के अधिकारी जो एसडीओ सर है उनका आना है, वो जैसे ही आ जाएंगे किराया निर्धारण हो जाएगा। वैसे ही हम तो नई बिल्डिंग का प्रस्ताव है? जी नहीं, किराए की बिल्डिंग का प्रस्ताव है। अच्छा, किराए में जाना है, लेकिन आज ही सर वात्सल्य भवन जाने के लिए पत्र अभी हुआ है, तो अभी मतलब अभी व्यवस्था शुरू, हम वात्सल्य भवन में शिफ्ट होएंगे। तो जैसे पत्र मिलेगा मुझे। अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे? अभी 40 बच्चे रह रहे हैं अभी। जी। तो पूरी बिल्डिंग जर्जर है? पूरी बिल्डिंग नहीं सर, अतिरिक्त कक्ष है, उसमें बच्चों को रख रखा है। अच्छा। जो भवन जर्जर घोषित है उसमें नहीं रख रखा है सर। अच्छा जी। तो 40 बच्चे वहाँ पर है। जी। बच्चों को विरोध है क्या वहाँ पे? इस तरह की समस्या बताइए। बच्चों को समस्या है सर। हाँ। पानी भी टपकता है, समस्या है अभी, और थोड़ा कंजेस्टेड भी हो रहा है, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्दी ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। मेरा ओम प्रकाश वर्मा। ये जो हमारे डिसमेंटल योग्य थे उन छात्रावासों को हमने काफ़ी पहले शिफ्ट कर दिया है। वर्तमान में मेरे पास पिछड़ा वर्ग का अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो उसमें एक छात्रावास डिसमेंटल योग्य घोषित जो हुआ था उसको किराए के भवन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया चलन में है। और उसके पहले हम वात्सल्य भवन में एक जो सामुदायिक भवन है, हमने नगर पालिका से रिक्वेस्ट की तब तक उनमें जब तक हमारा किराए का भवन नहीं हो जाए तब तक उसमें शिफ्ट करने की अनुमति मिल जाए।
कि नए भवन कब तक बन जाएंगे, क्या बजट का क्या प्रावधान रहेगा? नए भवन तो शासन को हम प्रस्ताव भेजेंगे, जब मंजूर होगा तब भी बन पाएगा। तब तक लगभग कितने छात्रावास है जिनको अपन शिफ्टिंग का काम करें? अभी तो सिर्फ ये है कि विमुक्त जाति का है, जिसको हम शिफ्ट करवाने के लिए हमने प्रक्रिया चला रखी है ऐसा जी। बाकी स्थिति सही है? बाकी में ऐसी ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है, मरम्मत का भी काम हुआ है इनमें। जी जी। और जो महाविद्यालय हमारा छात्रावास ऑलरेडी हमारा हायर एजुकेशन के एक छात्रावास में चल रहा है। रतनगढ़ में हमने सामुदायिक भवन में इनको शिफ्ट किया हुआ है, तो जहाँ पर भी ऐसी संभावना थी तो उनको पहले ही हम शिफ्ट कर चुके हैं। नीमच सिटी रोड स्थित शासकीय विमुक्त जाति बालक छात्रावास की हालत सालों से ऐसी है। बताया जाता है कि 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसे अनुपयोगी घोषित कर दिया था, लेकिन बच्चों को आज भी मौत के साए में रखा जा रहा है। कब हादसा हो जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसे जिले में अनेक छात्रावास है जहाँ दयनीय हालत है। इस पर आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक राकेश राठौर कहते हैं कि हमने छात्रावासों को चिन्हित किया है, उनमें सुधार के कार्य कराए जा रहे हैं। इस छात्रावास को जल्द ही दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। भवन को देखा जा रहा है, बच्चों को वहां नहीं रखा जाएगा। कांग्रेस नेता तरुण भाईटी की अध्यक्षता वाली जीरन की महावीर गौशाला में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। रोज गायें मर रही हैं, गायों की भूखे मरने जैसी स्थिति है, लेकिन गौशाला को देखने वाला कोई नहीं है। और वहीं अध्यक्ष तरुण भाईटी को सिर्फ अपनी राजनीति करना है, सांसद विधायकों पर सवाल उठाने हैं, गौशाला की हालत नहीं देखना है। यह अनेक आरोप सैकड़ों गोभक्तों ने लगाए और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर नीमच कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। जीरन स्थित महावीर गौशाला एक बार फिर गंभीर अव्यवस्था और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चर्चा में आ गई है। गोरक्षक दल ने नीमच जिला कलेक्टर को सौंपे गए एक लिखित शिकायत में गौशाला में व्याप्त अराजकता, गोमाताओं की दयनीय स्थिति और लाखों रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की। शिकायत में बताया गया कि गौशाला में दर्जनों गोमाताएं भूखी मर रही हैं, उन्हें खाने की और पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। जगह जगह कीचड़ जमा हुआ है और स्वच्छता का कहीं नामो निशान नहीं है। गायों को ना तो पर्याप्त चारा मिल पा रहा है और ना ही पानी। कई गायों की स्थिति इतनी दुर्लभ हो गई है कि उन्हें उठाने की भी हालत नहीं है। गौरतलब करने वाली बात यह है कि शासन द्वारा गौशाला को लगभग 24 लाख रुपए की राशि दी गई और इससे ज्यादा दान पुण्य आया, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष मदन गुर्जर के नेतृत्व में गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय में एकत्रित होकर कांग्रेस नेता तरुण भाईटी के इस घोटाले को उजागर किया और उन्हें पद से हटाने की मांग भी की। गुर्जर ने कहा कि 24 लाख रुपए शासन ने दिए और इसके साथ ही दान पुण्य की भारी राशि आई है, लेकिन वहां कोई हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने शासन से मांग की कि इस गौशाला में निगरानी समिति बनाई जाए और गौशाला की स्थिति सुधारी जाए। मांग कुछ नहीं है, गाय हमारी माता है और हम सभी गोपालक हैं। आप लोग भी गाय पालते होंगे, सभी गाय के लिए गाय पालते हैं, उसको माता मानते हैं, उसका हम उससे हमें दूध पीते हैं उसका। तो उसी में हमारे क्षेत्र में एक जीरन गौशाला है। ये सभी भाई लोग वहाँ गए थे देखने, वहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी। ऐसी अव्यवस्थाएं थी कि कुछ गायें मरी हुए 10-10 गायें एक दिन में मर रही थी और गायें 5-5 दिन से वहाँ पड़ी हुई थी। इन पर गोरक्षा दल ने वहाँ पर कुछ सेवा भी दी है, कुछ काम करवाया और उनको उठवाया और अध्यक्ष प्रबंधन से भी बातचीत करी। उन सबको लेकर वो बिल्कुल बेखौफ बेचिंतित है, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है और वहाँ जैसे गाय जा रही है उसके साथ क्या हाल हो रहा है कुछ भी नहीं है। वहाँ पर वित्तीय अनियमितता भी इतनी है कि जीरन महावीर गौशाला जो है उसमें जितना शासन से पैसा जाता है उसका दोगुना वहाँ दान आता है, फिर भी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद अभी पिछले महीने मध्य प्रदेश सरकार ने 24 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फंड दिया गया है, जिसकी भी लिफापोती कर दी गई है और कोई वहां पर कोई किसी तरह से वहां पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और वहां के जो अध्यक्ष महोदय हैं हमारे तरुण जी भाईटी हैं, वो उनको पूरे जिले की चिंता रहती है। वो मध्य प्रदेश सरकार पे सवाल उठाते हैं, हमारे माननीय विधायक जी पर सवाल उठाते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पे, सांसद जी कार्यप्रणाली पे सवाल उठाते हैं। पर वो जिस गौशाला के अध्यक्ष हैं वहां पर उनकी कार्यप्रणाली क्या है, क्या उनको खुद को पता नहीं है? काम कहना, किसी की बुराई करना आसान होता है पर करना बहुत कठिन होता है। मैं अध्यक्ष जी से यही कहूंगा कि पहले अपने आप अपनी जगह सुधार करें, फिर दूसरों पे प्रश्न चिन्ह लगाएं। इस तरह क्या मांग लेकर आए? अब हम ये चाहते हैं कि वहाँ जो वित्तीय अनियमितता हुई है उनकी बाकायदा जांच हो। कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि उसकी जांच हो, उनमें दोषियों को सजा मिले और वहाँ एक
निगरानी समिति का नियुक्त हो सभी गौशाला में होना चाहिए, वहाँ एक गौशाला के लिए नहीं है, जो कि आसपास के जहाँ गौशाला आसपास के क्षेत्रों से हर गांव से 2 लोग 1 लोग, जो पड़ोस में 10-15 लोगों की एक निगरानी समिति होनी चाहिए जो उस पर नजर रखे, जो अव्यवस्था है वो सुधार करे, जो गौ सेवक सेवा करना चाहते हैं वो ऐसे लोगों को भी उसमें रखे निगरानी समिति में, तो वो समय समय पर सेवा दे। मदन गुजर। परिषद की बैठक में बंगला नंबर 60 में फूड जोन बनाने का प्रस्ताव आने वाला है। इसी जमीन पर पहले गर्ल्स स्टेडियम कांग्रेस पार्षदों का काम सिर्फ शहर में विकास कार्य रोकना है और वे यही काम कर रहे हैं। खास तौर पे नेता प्रतिपक्ष जो शहर विकास की बात नहीं करते, शहर के विकास में रोड़े अटकाते हैं। नमस्कार, नीमच डिबेट टुडे में आपका स्वागत है। कल नगर पालिका परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई प्रस्ताव हैं। जैसा कि हमेशा यह सवाल उठते रहे कि नीमच की शहर की बेशकीमती ज़मीनों की बंदरबाट हो रही है और खेल स्टेडियम नहीं बनाए जा रहे, बहुत सारी गतिविधियां संचालित नहीं हो रही है, लेकिन जब ये प्रस्ताव परिषद में आते हैं तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। कल इसी बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ रहे हैं, क्या प्रस्ताव रहेंगे और कैसे पारित होंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा। जी मैडम, कल बैठक है तो क्या क्या प्रस्ताव आ रहे हैं? देखिए, बंगला नंबर 60 का जो प्रस्ताव है, और पहले जब हमने इसी प्रस्ताव को लाया था, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, वो नीमच पधारे, उन्होंने कहा कि जहाँ जाजू कन्या महाविद्यालय में जहाँ 2500 बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके लिए एक अच्छा खेल मैदान अगर आप देते हैं तो वो एक अच्छी सौगात होगी। पर जब हम विषय लेकर आए तो परिषद में इन्हीं कुछ पार्षदों ने कांग्रेस के विरोध किया था कि इतनी बेशकीमती ज़मीन है, इसका बंदरबाट हो रहा है, क्यों ज़मीन दी जा रही है। और अब जब मुख्यमंत्री जी ने उसी के लिए 12 करोड़ की राशि स्वीकृत करी है कि बंगला नंबर 60 में जो नगर पालिका परिषद ने जो ज़मीन दी है उसमें वहाँ पर एक अच्छा सुंदर बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, तो आज ये इनके सुर बदल गए, इनकी बातें बदल गई। तो जैसा कि परिषद ने पहले जब उन्होंने आपत्ति ली थी, जिसका ये साफ दर्ज है प्रोसीडिंग में कि उनका विरोध दर्ज हुआ था कि बेटियों को खेल मैदान की जमीन नहीं दी जानी चाहिए, ये तो बेशकीमती जमीन है। तो आज आप देखिए, ये मतलब बच्चियों के खेल मैदान के लिए भी ये विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं, ये विकास विरोधी लोग हैं। और ये जो कुछ पार्षद हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं कांग्रेस का, इनको ये सोचना चाहिए कि पूरा शहर इनकी जो ये कारनामे हैं, जो इनके झूठ है, वो सब साफ देख पा रहा है। जी, तो ये मतलब कि जो बंगला नंबर 60 में ही अपने गर्ल्स स्कूल का वो बनेगा खेल ग्राउंड, जो गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स स्कूल के पास में, ये तय हो गया है। जी, हमने वो ज़मीन दी थी। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और जो हमारे माननीय विधायक जी, हमारे सांसद जी और मुख्यमंत्री जी, सब ने ये कहा था कि बेटियों के लिए एक बड़ा खेल मैदान अगर बनता है तो ये नीमच के लिए भी और पूरे जिले के लिए भी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात होगी कि बेटियों के लिए समर्पित एक खेल मैदान होगा, एक बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। तो विधायक जी के प्रयास भी रंग लाएं और नगर पालिका द्वारा हमारे भी ये प्रयास रहते हैं कि कोई भी बड़ी योजना अगर शहर में आती है तो हमें ये देखना चाहिए कि कितने लोगों का उससे हित हो रहा है। तो ये ज़मीनें जो हैं, ये जो झूठे इल्ज़ाम हैं, वो सारे के सारे इनके गलत साबित लगातार हो रहे हैं। और जो स्वीकृत करी है राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जब वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मुझे कहा था कि स्वाति जी, आप
ज़मीन दीजिए, हम बड़ा खेल मैदान बनाएंगे। और प्रभु की असीम कृपा हुई, वो मुख्यमंत्री बने और उनकी नीमच में आने के बाद पहली घोषणा यही थी कि जो ज़मीन नगर पालिका ने दी है वहाँ पर खेल मैदान बनेगा और उसके लिए पैसे स्वीकृत हुए हैं। साथ ही बंगला नंबर 60 में हमारी और भी योजनाएं हैं, जैसा कि वो एक बड़ी अच्छी भूमि है ताकि शहर के काम आ सके। एक ऐसे प्रस्ताव हम लेकर आए हैं फूड जोन का, उसमें भी आप देखिए फूड जोन बनेगा तो पूरे शहर के लोगों के लिए एक नई सौगात होगी। वहाँ पर मतलब वो पूरा एक हब बन जाएगा, मतलब फूड जोन और स्टेडियम और सारी चीजें वहाँ पर आसपास हो जाएंगी। हाँ जी, हमारी चर्चा चल रही है। माननीय विधायक जी ने भी, जैसा हमको पूरा, हम वहाँ पर गए थे ज़मीन देखने और उनका भी ऐसा कहना है कि वहाँ पर आप अच्छे प्रस्ताव लाइए तो कमर्शियल भी हम लोग प्रोजेक्ट लाएंगे। वहाँ पर बड़ी अच्छी दुकानें वहाँ पर बाहर बन सकती है। उसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हम फूड जोन बनाएंगे, उधर ही फिर हम लोगों का ये जो अपना बहुत ही अच्छा इंडोर स्टेडियम आ जाएगा, बेटियों का खेल मैदान। वहीं पे आगे जो ज़मीन है जो बीजेपी कार्यालय को भी दी गई है वो भी विधिवत दी गई है, उसका भी जो पैसा है वो नगर पालिका में राशि जमा होगी। तो आप देखिए जो भी काम हो रहे हैं नियम अनुसार हो रहे हैं, शहर के भले के लिए हो रहे हैं। जमीनों का जो झूठे इल्जाम थे नेता प्रतिपक्ष ने फिर ये आप कह रहे हैं स्टेडियम खेल मैदान लड़कियों के स्टेडियम के लिए हम जमीन उसको आरक्षित की, 11 करोड़ रुपए आ गए। इस पर भी नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे कि नहीं होना चाहिए। वही बात है, हंसी के पात्र बने हैं वो पूरे शहर के सामने, उनका झूठ सबके सामने आ गया कि परिषद में जिसके लिए आप विपक्ष में विरोध में वोट देते हैं कि जमीन नहीं दी जानी चाहिए बेटियों के लिए, स्टेडियम के लिए, आज बोल रहे हैं कि वहाँ स्टेडियम वहाँ नहीं वहाँ बनाना चाहिए। आपने वहाँ पीछे क्यों दिया, आगे देते ना। तो अब आप देखिए हंसी के पात्र हैं ये लोग और पूरा शहर को उनको जवाब देना चाहिए कि जिस के विरोध में आप खड़े थे और जिसके लिए आपने मना कर दिया था, आज जब पैसा स्वीकृत हो गया, योजना आज उनको दिख रहा है कि काम होते हुए दिख रहा है, तो बात उनके सुर बदल गए। तो इसलिए ये जो बिन पैंदे के लोटे हैं जो सिर्फ झूठे इल्जाम लगाते हैं, जो शहर में सिर्फ झूठी अफवाहें फैलाते हैं, जिनकी आज तक कोई एक बार भी सही सिद्ध नहीं हुई, वो लोग अगर शहर विकास में अवरोध बन रहे हैं तो पूरी शहर की जनता उनको देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम करती आई है, करती रहेगी। और बंगला नंबर 60 में भी सारी जो योजनाएं आएगी, चाहे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आएगा, फूड जोन आएगा, बेटियों के लिए जो खेल स्टेडियम आएगा, वो जनहित में ही आ रहा है। और खेल मैदान जब बनते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं मौका मिलता है आगे बढ़ने का। ठीक, धन्यवाद। तो आपसे नगर पालिका अध्यक्ष जो कि हमसे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि खेल स्टेडियम के लिए, खासतौर पे गर्ल्स खेल स्टेडियम के लिए बंगला नंबर 60 में जमीन आरक्षित कर दी गई है। वहाँ 11 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम बनेगा। साथ ही फूड जोन का प्रस्ताव कल की बैठक में आ रहा है और एक नया नीमच उस क्षेत्र में नजर आएगा। नीमच टुडे के लिए राजा कुरेशी के साथ राकेश की रिपोर्ट। जीरन पुलिस ने टीआई उमेश यादव के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक की पानी की बोतल में तस्करी करने का सनसनीखेज मामला पकड़ा है। जीरन पुलिस द्वारा हरकियाखाल पुलिस सहायता केंद्र के सामने चेकिंग के दौरान एक शख्स को पकड़ा। उसके पास से मिली प्लास्टिक की पानी की बोतल की जांच की गई तो पुलिस अफसर हैरत में पड़ गए। पानी की बोतल में नीचे की तरफ खुफिया तरीके से अफीम की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने पानी की बोतलों से 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जीरन पुलिस ने इस कार्रवाई में जहां अफीम की तस्करी कर रहे अनिल पिता रामलाल बागरी निवासी ग्राम बामनिया को गिरफ्तार किया, वहीं अफीम देने वाले धर्मेंद्र पिता राधेश्याम निवासी ग्राम बामनिया को भी गिरफ्तार कर लिया। महीने का तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार पर 56 भोग लगाया जाता है और शाही श्रृंगार किया जाता है। सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, फूलों से सजावट की जाती है, पूरा मंदिर परिसर सजाया जाता है, लाइटिंग वगैरह विद्युत सजाया जाता है और 56 भोग का आयोजन किया जाता है। भक्तों का आस्था रहता है कि 56 भोग के दिन मतलब विशेष करके 56 भोग का प्रसाद देने के लिए भीड़ उमड़ती है किलेश्वर महादेव मंदिर पर। और भी क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? जी, मतलब तीसरे रविवार को अपने शारदार अभिषेक किया जाता है, उसके तत्पश्चात तीसरे सोमवार को 56 भोग लाया जाता है और चौथे सोमवार को शाही सवारी आयोजित की जाती है।
मनीष कुमार ओझा, किलेश्वर महादेव मंदिर पुजारी। के 33 सोमवार पर आज मोतेश्वर महादेव मंदिर पर अनाज का श्रृंगार किया गया है। सभी प्रकार के अनाज और दलहन का शाही श्रृंगार किया गया है जो देखने लायक है। कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सुबह से अभी सुबह पार्थिव पूजा होती है, सुबह पार्थिव पूजा होती है और सुबह से लेकर रात्रि तक हजारों की तादाद में भक्त श्रृंगार के और प्रभु के लाभ लेते हैं। श्रद्धालुओं को किस तरह का उत्साह देखा है? यहाँ पे उत्साह तो काफी प्राचीन मंदिर है जिसलिए भक्तों में उत्साह ज्यादा है, इसलिए ज्यादा आते हैं यहाँ पे भक्त। किलेश्वर के बाद मोतेश्वर ही एक ऐसा स्थान है जो नीमच के तीर्थ स्थलों में गिना जाता है, इसका भी नाम। कुछ नहीं, बस महादेव के मंदिर आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आज तीसरा दिन है महादेव जी का और सावन में तो हर साल अच्छा लगता है, हम हर साल आते हैं यहाँ पर दोनों बहनें। और दीदी कुछ बोल। हाँ, बुद्धेश्वर महादेव का यहाँ पे बहुत सब लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और हर प्राणी को यहाँ से मतलब अपने इच्छाओं से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से हो, हर सबकी इच्छाएं पूरी होती है। और यहाँ पे महादेव के दर्शन करके तो वैसे आनंद पाया जाता है। हर हर महादेव। क्या वक्त है ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगाना पुलिस ने 2 ऐसे चोरों को पकड़ा है जो कि कृषि उपज चुराते थे। इनको पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया और यह कार्रवाई की भगाना के टीआई नीलेश अवस्थी ने। बगाना पुलिस ने थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि उपज चुराने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। जो चोर पकड़े गए हैं वे ग्राम केसुंदा के निवासी हैं और चोरी की वारदात में लिप्त रहे हैं। दिनांक 27 जुलाई को फरियादी नवप पिता निर्मल कुमार जैन निवासी महाराणा बंगला नीमच कैंट की रिपोर्ट पर दिनांक 22 जुलाई की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा 4 क्विंटल 40 किलो धनिया गोदाम से चोरी होने पर थाना बघाना पर अपराध क्रमांक 251 धारा 331(4) 305 BNS का कायम किया गया था। विवेचना में तकनीकी साक्ष्य व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कड़ी जोड़ते हुए संदेही व्यक्ति लोकेश पिता कालूलाल आंजना उम्र 23 साल निवासी केसुंदा, प्रणय उर्फ नीमच पिता मुकेश केतवास उम्र 23 साल निवासी बघाना को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इनकी निशादेवी से अपराध में चोरी हुआ 4 क्विंटल 40 किलो धनिया व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल कीमती 1,50,000 रुपए जब्त किया गया व अन्य थाने की पुलिस के द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पिपलिया मंडी चौकी पर भी टीआई धर्मेश यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को पकड़ा और 16 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ बरामद किया। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी चौकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को कार सवार 2 तस्करों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया है। चौकी प्रभारी धर्मेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम को यह सफलता मिली है। मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की मारुति अल्टो कार में 2 व्यक्ति डोडा चूरा लेकर खातिया खेड़ी रोड से गुजरने वाले हैं। मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने MP 44 CA 5884 क्रमांक कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें रखी सूटकेस से 16 किलो 330 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है। कार सवार आरोपियों की पहचान 34 वर्षीय दिलीप सिंह पुत्र कमल सिंह जाति सेंधिया राजपूत निवासी डोरवाड़ा नारायणगढ़ और 24 वर्षीय विकास पुत्र रामरथ बिश्नोई निवासी बनेव जिला फलोदी राजस्थान के रूप में हुई है। चौकी प्रभारी ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 815 एवं 29 NDPC एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ और मामले की तफ्तीश की जा रही है। कल रात्रि दरमियानी 27-28 तारीख के दरमियानी रात्रि मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि खातियाखेड़ी रोड पे ऑल्टो कार से एक अवैध मादक पदार्थ लेके आ रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु फोर्स रवाना किया गया
जब रोक के पूछा गया तो उसने अपना नाम, ड्राइवर ने अपना नाम दिलीप चौहान, पिता कमल सिंह चौहान बताया, और साथ वाले का नाम जो विश्नोई समाज का है, विकास चौहान अपना नाम बताया, जोधपुर का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार किया गया और अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। सर किस तरह से कार्रवाई की गई, आगे किन बिंदुओं पर जांच की जाएगी? ये कहाँ से लेके आए थे और जोधपुर में किसको देने जा रहे थे, उसमें कार्रवाई जारी है। सर पूर्व के रिकॉर्ड खंगाले? हाँ, दोनों के पूर्व के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे और अभी इनको न्यायालय पेश किया जाएगा। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर टैगोर मार्ग के स्थानीय व्यापारियों ने कलेक्टर कार्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें 3 अगस्त से 8 अगस्त 2025 तक अस्थायी रूप से राखी की दुकानें लगाने की अनुमति मांगी गई है। व्यापारियों ने आवेदन में बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी टैगोर मार्ग पर राखी की दुकानें लगाने की परंपरा रही है। उन्होंने बताया कि दशहरा मैदान में बारिश के कारण कीचड़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे महिलाओं और बच्चों को आने जाने में कठिनाई होगी। वहीं टैगोर मार्ग पर अन्य जरूरी सुविधाएं जैसे मिठाई, कपड़े व अन्य त्योहार संबंधित सामग्रियां आसानी से उपलब्ध हैं। व्यापारियों का कहना है कि टैगोर मार्ग पर बाजार पहले से ही व्यवस्थित है और ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राखी के लिए भी यही दुकानें लगाने की अनुमति मिलनी चाहिए। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि दुकानें 8 अगस्त को बंद कर दी जाएंगी और 10 अगस्त को सभी अस्थायी ढांचे हटा लिए जाएंगे। इस आवेदन पर प्रेमा राभी, विपिन, आयुष सैन, नारायण, रवि, नौटिन, भोला और गोपी समेत कई स्थानीय व्यापारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। व्यापारियों ने कलेक्टर से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है ताकि राखी से पहले तैयारी सुचारू रूप से की जा सके। कल भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था तो उसका कोई इश्यू नहीं आया, तो आज फिर हम ज्ञापन देने आए तो एचडीएम सर बाहर आए। एचडीएम सर ने हमने बोला सर इसी फोटो कॉपी वो दिखाई हमने कि सर वहाँ पे दुकानें नहीं रख पाएगी बरसात कीचड़ के अंदर, राखी का व्यापार हम ये इससे फुट पार्किंग करेंगे कमल चौक से लेके 40 तक। हाँ, कमल चौक से लेके फरा चौक तक की करेंगे, वहीं हम दुकान लेंगे। हमको एकदम सामने बोला कहीं नहीं आओगे, दुकान का विशेष दशहरा मैदान कैंसिल कर दिया है। आपको अतिक्रमण हटाने के बाद आज आपको शाम को उधर ही बता देंगे आपको किधर दुकान लगाएंगे। शासन के आश्वासन से नहीं, प्रशासन हम नगर पालिका के अध्यक्ष करने गए, हमको भी वहाँ पे बोला गया कि हाँ ठीक है, मत सबसे अगर इंसान को विश्वास होता है कि आज हम हर व्यक्ति से मिले, कोई व्यक्ति से हमको आश्वासन नहीं मिला, आज एचडीएम साहब कलेक्टर के आए हमको आश्वासन मिला है कि यहाँ दुकान लगाने के तो हम 5 दिन से परेशान हो रहे हैं। आज अगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने अगर हम गए, विधायक साहब भी गए तो विधायक साहब ने बोला बाजार यहीं लगा लेना, कोई बात नहीं। हम पप्पू भैया कहने भी गए, किसी के पास भी गए, उन्होंने सबने बाजार यहीं लगाने की बोली, सबने लगाने यहीं बोला। मुझे नगर पालिका अध्यक्ष है जो डिस्ट्रिक्ट कभी जो बात नहीं करती, मैं नगर पालिका जो पहली नगर पालिका ऐसी है जो गरीब लोग परेशान हो रहे। मतलब पहले पप्पू जैन के कार्यकाल के अंदर भी कभी परेशान नहीं हुए, नीता दुआ, रघुराज, कितने भी पहले के जो अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष, उनके कार्यकाल में कभी हम परेशान नहीं हुए। ये 2 साल से हम बहुत कार्यकाल में बहुत परेशान हो चुके हैं और सब एक व्यक्ति गरीब आदमी है जो परिस्थिति करते हैं, बाकी वो लोग सिर्फ दुकानदारों की साहब ने क्या एचडीएम साहब ने बोला आपको दुकान के जगह वहीं सट्टीकरण करके आपको दुकान के बोले आप दशहरा मैदान नहीं जाओगे, वहीं आपको मौखिक तौर पे करी है। और होता क्या, हम जब बाजार लगा लेते हैं, जब नगर पालिका आती है ना, जब कोई कहाँ रहता है कोई कहाँ रहता है। और अभी जो कंडीशन दशहरा मैदान की है, जैसे दशहरा मैदान बता रहे थे, तो अभी जो हमने आवेदन दिया है तो इसमें दशहरा मैदान कैंसिल करा। तो ये जो टैगोर मार्ग की पट्टी बता रहे हैं, तो टैगोर मार्ग पे पट्टी ही वही है। तो अभी इन्होंने शाम तक की हमें बोला कि बता देंगे। संतुष्ट है आप इनके जवाब से? संतुष्ट क्या है, जब तक बाजार नहीं लगेगा। और गिने चुने 5 दिन के 15 दिन दुकान लगती थी, हमने 5 दिन कर दी है। और बरसात का मौसम है और जब मिठाई, कपड़ा, व्यवसाय सब यही मिलता है और सिर्फ अपने ही त्योहारों पे देखा जाता है ये। और जरा सी राखी गीली होगी तो कुछ नहीं होगा। दिवाली पे भी प्रशासन का आदेश था तो हमने माने, क्योंकि उस समय सूखा था। और अभी सावन महीना है, बरसात का कभी बरसात गिर जाएगी, टेंट गिरेगा, उससे इसका जिम्मेदार भी कौन होगा। बहुत सारी असुविधा है, इसलिए हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करने आए कलेक्टर महोदय से, सिर्फ अपने टैगोर मार्ग पे ही 5 दिन 6 दिन जो भी लगती है वो लगाने दी जाए। तो यही है। क्या नाम? भोला जायसवाल।
समाया और संदीपनी स्कूल बसों में कार्यरत ड्राइवरों और अटेंडर ने वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी और पीएफ प्रोविडेंट फंड की कटौती के बावजूद खाते में जमा नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है। इन कर्मचारियों ने जन सुनवाई के तहत कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि पिछले 2 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है और करीब 2 वर्षों से पीएफ की राशि उनके खातों में जमा नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से भी वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो गया है। एक कर्मचारी ने बताया, हम 9 ड्राइवर हैं और 9 अटेंडर हैं। हमें 8,700 रुपये वेतन मिल रहा था, जो हमारे गुजारे के लिए बहुत ही कम है। समय पर वेतन और पीएफ न मिलने के कारण हम मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि 31 जुलाई 2025 तक उनका बकाया वेतन नहीं दिया गया तो वे बस सेवा बंद करने को मजबूर होंगे। कलेक्टर दर पर वेतन सुनिश्चित किया जाए, हर माह वेतन समय पर खाते में जमा किया जाए, पीएफ की राशि नियमित रूप से खाते में डाली जाए, वर्तमान वेतनमान में वृद्धि की जाए, यही उनकी मांग रही है। स्कूल में बस चलाते हैं, ड्राइवर अटेंडर सब यहाँ आए हैं कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए। हमारे सैलरी एक तो टाइम पे नहीं आती है और 2 महीने से नहीं आई है सैलरी, और सैलरी बहुत कम मिलती है, 8,700 रुपये दे रहे हैं। और उन्होंने पीएफ का बोला था, जो पीएफ तो अभी तक आया नहीं हमारा। तो हमारा ये कहना है कि हमारा पीएफ भी अकाउंट में जमा किया जाए खाते में, और सैलरी भी टाइम से दी जाए। और कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि सैलरी हमको कलेक्टर रेट से मिले। कितने चालक हैं, कितने 9 ड्राइवर है, 9 अटेंडर है पूरे जिले में? नीमच। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं, हम टाइम से पेमेंट मिले और हमको कलेक्टर रेट से पैसा मिला जाए, और पीएफ भी हमारे खाते में अकाउंट में जमा हो। कोई अल्टीमेटम वगैरह दिया है क्या बसों को लेकर? 1 तारीख का दिया, 31 तारीख तक हम बस चलाएंगे, और हमारी सैलरी नहीं आई तो हम 1 तारीख से बस सेवा नहीं दे पाएंगे। तो यानी दिन भर की खबरें इजाजत दीजिए, राकेश सोनपुर।